सो हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है, टाइप्स ऑफ क्रैक्स। क्रैक्स को मैंने कैसे लिखा था, ABCD करके लिखा था शायद, जब टाइप्स ऑफ क्रैक बता रहा था ABCD करके लिखा था मैंने शायद। तो अब दूसरे टाइप का क्रैक आ रहा है। सो सेकंड टाइप ऑफ क्रैक, नाम बता दिया था मैंने आपको, ठीक है, शेयर क्रैक हो गया था हमारा। सो आई हैव मेंशन्ड द नोमेनक्लेचर एज ABCD। तो एक बार क्लैरिफाई करते ना, कल वाला लेक्चर है नहीं मेरे पास अभी लिखा हुआ, मतलब फाइल नहीं है मेरे पास वो वाली, क्या लिखा था मैंने। अच्छा, फ्रॉम टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, केस 1 लिखा था, ठीक है। टुमारो और डे आफ्टर टुमारो ABCD लिखा था। एक जना बोल रहा है केस 1, एक बोल रहा है ABCD। चलो जो भी लिखा था, आपको बात समझ में आ गई ना, मैं दूसरे क्रैक की बात कर रहा हूँ। ABCD लिखा तो B लिख देना, केस 1 केस 2 लिखा तो केस 2 कर देना, जिसने जो लिखा हुआ है वो लिख देना। अब इसमें भी इनके अलग अलग आंसर आएंगे। हाँ ठीक है, मैंने केस 2 भी लिख दिया, B भी लिख दिया, जो आपको पसंद आए वो मेंशन कर दो। Whatever you are convenient with, you can write that point. इस पे मत लड़ो। अच्छा, कल या परसों से आपका UPPSC AE और स्टेट सर्विसेज, इनके लिए भी बैच स्टार्ट हो जाएगा यूट्यूब पे ही। सो फॉर दैट ऑल्सो बैच विल बी स्टार्टेड। तो क्योंकि वो यूट्यूब पे स्टार्ट हो रहा है, RCC में जब शेयर खत्म हो जाएगी, मैं RCC के बाकी टॉपिक स्पेशल क्लास में लूंगा। आई टेक रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन स्पेशल क्लास, और स्पेशल क्लास में मैं PYQ सीरीज भी स्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे आपका नया बैच चालू हो जाएगा फॉर योर UPPSC एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो वो डेडिकेटेड उसी के लिए होगा। तो यहाँ से जो मेरी RCC चल रही होगी, शेयर मैं मतलब टॉपिक खत्म करूंगा, बीच में नहीं लेके जाऊंगा। जब शेयर खत्म हो जाएगा, मैं RCC को शिफ्ट कर दूंगा स्पेशल क्लास में। तो स्पेशल क्लास में एक तो RCC चल रही होगी आपकी, दूसरा आपके PYQs भी स्टार्ट कर दूंगा सारे PSCs के, जितने भी PSCs हैं उन सबके PYQs हम स्टार्ट कर देंगे। और यूट्यूब पे आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा, ऑन यूट्यूब योर बैच विल बी स्टार्टेड। चलिए दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस लेते हैं जब हमारा बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम है। सो केस 2, दूसरे केस की बात करी जब बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम है, व्हेन बेंडिंग स्ट्रेस इज मैक्सिमम। कल 0 था एंड शेयर स्ट्रेस इज 0, शेयर स्ट्रेस इज 0। अब जरा बताना बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ मैक्सिमम होगी। पहला पॉइंट, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होना चाहिए। वेयर बेंडिंग मोमेंट विल कम आउट बी मैक्सिमम। हमारी UDL है, सिंपली सपोर्टेड बीम में बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ मिलेगा आपको? UDL है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ मिलेगा आपको? इट विल कम आउट टू बी मैक्सिमम एट मिड पॉइंट, सेंटर पे आके मैक्सिमम मिलेगी। चलो सेंटर पे, तो उसका मेरे को सेंटर वाला सेक्शन उठाना पड़ेगा। मिड स्पैन पे शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है? मिड स्पैन पे शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है? मिड स्पैन पे शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है? मिड स्पैन पे शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है? मिड स्पैन पे शेयर फोर्स की वैल्यू 0, तो यानी शेयर स्ट्रेस 0। तो शेयर स्ट्रेस 0 डाल दिया, और हमारा सिग्मा एक्स किसके बराबर है? सिग्मा के बराबर हो गया। क्लियर चीज। अब ये बेंडिंग स्ट्रेस भी मैक्सिमम कहां पर निकल के आएगा? एक्सट्रीम फाइबर्स पे निकल के आएगा। ये बेंडिंग स्ट्रेस भी मैक्सिमम कहां निकल के आएगी? एक्सट्रीम फाइबर्स पे निकल के आएगी। क्लियर है। बेंडिंग स्ट्रेस कंप्रेसिव भी हो सकती है, टेंसाइल भी हो सकती है। हम टेंसाइल को पॉजिटिव लेके चलते हैं क्योंकि हमारा काम टेंशन से है, तो मैंने टेंशन को पॉजिटिव माना। अब ये टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस कहां डेवलप होगी? न्यूट्रल एक्सिस के नीचे। तो यानी कौन सा एलिमेंट कंसीडर करना है अब आपको? अब आपको एलिमेंट ए कंसीडर करना है मिड स्पैन पे न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, जो एक्सट्रीम फाइबर है वहां पर। अरे भाई सेंटर पे नहीं होगा दीपक मिश्रा, सेंटर पे बेंडिंग स्ट्रेस 0 होती है। कल बना के भी दिखाई थी बेंडिंग स्ट्रेस की वेरिएशन, फिर बोल रहा है सेंटर पे। तो मुझे सेक्शन कौन सा लेना है? सेक्शन लेना है मिड स्पैन वाला। क्यों? बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। फिर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम तो निकल गया। बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम कहां होती है? एक्सट्रीम फाइबर्स पे। एक्सट्रीम फाइबर में कौन सा वाला पॉइंट पकड़ूंगा? न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला पॉइंट पकड़ूंगा, क्योंकि नीचे अगर सैगिंग मोमेंट है तो स्ट्रेस क्या निकल के आता है? टेंसाइल निकल के आता है। तो इसका मतलब मैंने वो वाला एलिमेंट कंसीडर कर रखा है। अभी डायग्राम बना के दिखा दूंगा, आई शो द डायग्राम। तो ये हमारी सिचुएशन है। सिग्मा एक्स सिग्मा के बराबर आ जाएगा, ये टेंसाइल है, ध्यान रखना। दिस इज टेंसाइल इन नेचर, तो मैंने टेंशन को पॉजिटिव बोल दिया है। कल भी ये चीज ली थी। तो इस बार मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस किसके बराबर आएगा? सो नाउ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 सिग्मा 2 विल बी इक्वल टू व्हाट? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर. सो प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर. सो टाउ एक्स वाई 0. तो सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी हो गई? What about the value of sigma 1? It is equal to sigma. What about the value of sigma 2? It is 0. इसका मतलब मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या निकल के आ गई? टेंसाइल निकल के आ गई और सिग्मा के बराबर निकल के आ गई. कितने कितने एंगल पे एक्ट करेगा वो भी निकाल सकते हैं. सो tan 2 थीटा किसके बराबर होता है? tan 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 2 सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई. दिस इज इक्वल टू 0. इसका मतलब 2 थीटा की वैल्यू कितनी है? इसका मतलब 2 थीटा की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री है. यानी थीटा कितना है? 90 डिग्री है. इट मींस द वैल्यू ऑफ थीटा इज हाउ मच? 90 डिग्री. क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इस पे कुछ भी? पाई बाय 2. इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मैं सिचुएशन कंसीडर करूं, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे प्रिंसिपल प्लेन परपेंडिकुलर टू द बीम एक्सिस है. इट इज परपेंडिकुलर टू द बीम एक्सिस. क्लियर है चीज? टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है. टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है. अगर ये टेंसाइल स्ट्रेस कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को एक्सीड कर गया, इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रैक. क्रैक कैसे डेवलप होगा? परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल स्ट्रेस. अगर इसके परपेंडिकुलर निकल गया यानी वर्टिकल डायरेक्शन में, इट विल कम आउट इन वर्टिकल डायरेक्शन. इसका मतलब इस बार जो हमारे क्रैक डेवलप होंगे वो वर्टिकल डायरेक्शन में डेवलप होंगे ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू फ्लेक्चर स्ट्रेसेस. इसीलिए इन क्रैक्स को हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्चर क्रैक बोलते हैं. देयरबाय दीस क्रैक्स आर टर्म्ड एज फ्लेक्चर क्रैक. इस बात को समझने के लिए आपको बीम का एलिमेंट बना के दिखा देता हूं टू मेक यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट. ये हमारी बीम है. दिस इज अवर बीम. सेम वही सिंपली सपोर्टेड बीम थी जो कल बना के दिखाई थी. सेम सिंपली सपोर्टेड बीम दैट आई हैव डिस्कस यस्टरडे. ये सपोर्ट्स हैं इसके. दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस. ये न्यूट्रल एक्सिस है हमारे बीम की. तो कंसीडर कौन सा करना है आपको? मिड स्पैन कंसीडर करना है. ये आपका मिड स्पैन है. मिड स्पैन ही बन रहा है, यहाँ पे दिख ही नहीं रहा मेरे को. ये हमारी मिड स्पैन है क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगी? मैक्सिमम होगी. और एलिमेंट कहाँ कंसीडर किया आपने? वेयर द एलिमेंट इज कंसीडर्ड. एलिमेंट कंसीडर किया है आपने एक्सट्रीम फाइबर पे. ये हमारा एलिमेंट ए है. दिस इज अवर एलिमेंट ए. सो ये एलिमेंट ए की कहानी चल रही है हमारी. तो अगर मैं इस एलिमेंट ए को बाहर निकाल के मैग्नीफाई करके दिखाऊं, इस एलिमेंट ए को बाहर निकाला और मैग्नीफाई किया, एलिमेंट ए को बाहर निकाला और मैग्नीफाई किया, तो इस एलिमेंट ए के ऊपर क्या लग रहे हैं? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस लग रहे हैं, विच इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा टेंसाइल स्ट्रेस. तो ये हमारा एलिमेंट ए है. दिस इज अवर एलिमेंट ए. तो जो क्रैक डेवलप होगा वो बीम में कैसे डेवलप होगा? परपेंडिकुलर टू दिस टेंसाइल स्ट्रेस. किसकी वजह से डेवलप हुआ? फ्लेक्चर स्ट्रेस की वजह से डेवलप हुआ. इसीलिए इस क्रैक को क्या बोला जाता है? इसीलिए इस क्रैक को बोला जाता है फ्लेक्चर क्रैक. तो कल क्रैक डेवलप हो रहा था 45 डिग्री एंगल पे. आज ये क्रैक डेवलप हुआ है 90 डिग्री एंगल पे. तो मेरे एलिमेंट ए के अंदर ये क्रैक डेवलप करके दिखा दिया आपको मैंने. सो दिस इज एलिमेंट ए. ग्रीन कलर का ये क्रैक बना हुआ है. सो दिस इज द क्रैक. सो दिस इज द क्रैक विच इज शोन टू यू एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. तो ये सेकंड टाइप ऑफ क्रैक्स हैं जो हमारे बीम के अंदर मिलेंगे. कल शेयर क्रैक थे या वेब शेयर क्रैक थे. आज कौन सा क्रैक है? आज हमारा फ्लेक्चर क्रैक है. तो टुडे इज फ्लेक्चर क्रैक. पूरा नाम लिख देता हूं उसका. आई एम राइटिंग द कंप्लीट नेम. सो दिस इज टर्म्ड एज फ्लेक्चर क्रैक. कोई सा भी पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन. So second type of crack which are developed in our beam are termed as flexure crack. कहाँ डेवलप होंगे? न्यूट्रल एक्सिस के नीचे मिड स्पैन पे. शेयर क्रैक कहाँ डेवलप होगा? न्यूट्रल एक्सिस पे, सपोर्ट पे, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. इसका एंगल होगा 90 डिग्री. इट्स एंगल विल बी 90 डिग्री. क्लियर है? चलें आगे. अब अगर मैं इन दोनों एलिमेंट के बीच में कोई सा भी एलिमेंट कंसीडर करूं, उस एलिमेंट के ऊपर कौन कौन से स्ट्रेस लग रहे होंगे? इफ इन बिटवीन द एलिमेंट दैट आई कंसीडर्ड यस्टरडे एट द सपोर्ट एट मिड स्पैन, दैट इज एट न्यूट्रल एक्सिस, एंड टुडेज एलिमेंट, तो इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट है. इन सारे एलिमेंट के ऊपर कौन कौन से स्ट्रेस लग रहे होंगे? दोनों. बेंडिंग स्ट्रेस भी लग रहा होगा और shear stress भी लग रहा होगा. they will be subjected to bending stress and shear stress. तो जैसे जैसे आप मिड स्पैन से सपोर्ट की तरफ जाओगे,
जैसे जैसे आप मिड स्पैन से सपोर्ट की तरफ जाओगे, बेंडिंग स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, शेयर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाएगा, और हमारा जो क्रैक डेवलप होगा उसका एंगल 90 डिग्री से शिफ्ट होते 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 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। उन क्रैक्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सर शेयर क्रैक्स बोलते हैं। तो तीसरा केस निकल के आया हमारा, थर्ड केस। तो थर्ड केस क्या है, सो केस 3, पीछे क्या लिखा था, केस 1। सो केस 3, सो केस 3 जिसने सी लिखा है सी लिख दो। सो व्हेन both bending and shear stress exist, shear stress are present। अब दोनों बेंडिंग स्ट्रेस भी है, शेयर स्ट्रेस भी निकल के आ रहे हैं, तो ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे हमारे पास। जब ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे हमारे पास तो भैया दोनों ही एप्लीकेशन निकल के आएगी, दोनों की एप्लीकेशन निकल के आएगी। तो बना के दिखा देता हूं मैं आपको एलिमेंट यहाँ पे। तो ये मेरे को लिखवाने की जरूरत है नहीं, ये समझने वाली बात थी। तो कल वाला लेक्चर और आज वाला लेक्चर पूरा कंसेप्चुअल है। नोट्स तो वैसे आपके पास है ही, लिख ही सकते हो। अभी मैं यूट्यूब पे नोट्स लिखवाने बैठ गया तो पूरा टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए नोट्स उठाओ, ये सारी बातें मैंने वहां पे लिखवा रखी है डिटेल में। तो प्लस पे ये सारी चीज करा रखी है मैंने, आई डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स इन प्लस। तो नोट्स तो आप लोगों के पास अवेलेबल है, डायरेक्टली वहीं से उठा सकते हो। तो इसका मतलब अब अगर मैं एलिमेंट कंसीडर करूं तो कल और आज वाले एलिमेंट के बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, उनके ऊपर दोनों के दोनों स्ट्रेस लग रहे हैं। तो आज वाला एलिमेंट कौन सा है हमारा, दिस इज टुडेस एलिमेंट। इसमें क्या डेवलप होती है, इसमें डेवलप होती है फ्लेक्सर क्रैक। ये कल वाला एलिमेंट है, इसमें क्या डेवलप होती है, शेयर क्रैक। इट इज बीइंग सब्जेक्टेड टू शेयर क्रैक। तो ये फ्लेक्सर क्रैक 90 डिग्री पे, ये शेयर क्रैक 45 डिग्री एंगल पे। एंगल दिखेगा नहीं मेरा यहाँ पे। सो एलिमेंट ए एंगल बना दिया, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसके बीच में अगर मैं कोई सा भी एलिमेंट कंसीडर करूं, इफ आई कंसीडर एनी एलिमेंट इन बिटवीन, किसी भी साइड पे कंसीडर कर सकते हो आप। यू कैन कंसीडर द एलिमेंट ऑन एनी साइड, जहां मन करता है वहां कंसीडर कर लो। मैं आपको दोनों साइड पे कंसीडर करके बता रहा हूं। आई एम कंसीडरिंग ऑन बोथ दी साइड्स। यहां पर भी क्रैक बना के दिखाया था आपको मैंने कल। तो ये जो एलिमेंट है इनके ऊपर क्या लग रहे हैं, दोनों के दोनों स्ट्रेस लग रहे हैं। कौन कौन से दोनों स्ट्रेस लग रहे हैं, व्हाट आर दी स्ट्रेस एक्टिंग ऑन दीस एलिमेंट्स। इनके ऊपर बेंडिंग स्ट्रेस भी लग रहा है और इनके ऊपर शेयर स्ट्रेस भी लग रहा है। दे आर बीइंग सब्जेक्टेड टू शेयर स्ट्रेस आल्सो। तो इनके ऊपर शेयर स्ट्रेस भी लग रही है। So they are being subjected to bending stress. They are also being subjected to what? They are also being subjected to shear stress. इसका मतलब ये हुआ, it means what conclusion is drawn from this, कि इनमें जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी वो किसी एंगल थीटा पे होगी। जो क्रैक्स डेवलप होंगे वो उसके परपेंडिकुलर डेवलप होंगे। क्रैक का एंगल होगा 90 डिग्री से लेके 45 डिग्री एंगल के बीच में। क्रैक का एंगल होगा 90 डिग्री से लेके 45 डिग्री एंगल के बीच में। तो मेरे ख्याल से ये बात सबको समझ में आती है अब। तो ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है सिग्मा, ये हमारी शेयर स्ट्रेस है, दिस इज द शेयर स्ट्रेस टाउ, शेयर स्ट्रेस टाउ, दिस इज द शेयर स्ट्रेस टाउ, दिस इज द शेयर स्ट्रेस टाउ। तो अगर मैं इनमें क्रैक बताऊं आपको, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ क्रैक। ये डायरेक्शन निकल के आएगी क्रैक की। इसका मतलब 3 तरह के क्रैक होते हैं हमारे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रैक। दिस क्रैक इज टर्म्ड एज फ्लेक्सर शेयर क्रैक। तो ये हमारे फ्लेक्सर शेयर क्रैक है। ये वाला क्रैक कौन सा है हमारा, दिस इज अवर फ्लेक्सर क्रैक, ये फ्लेक्सर क्रैक है। ये वाली क्रैक कौन सी है हमारी, वेब शेयर और ओनली शेयर क्रैक। वेब शेयर क्रैक बोल दो या सिर्फ शेयर क्रैक बोल दो, एक ही बात है। इट इज वन एंड द सेम थिंग। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द क्रैक्स व्हिच आर अवेलेबल। 3 तरह के क्रैक होते हैं हमारे। कोई सा पॉइंट रिपीट करना उस पूरी कहानी में से। सबसे पहले जो क्रैक डेवलप होती है वो फ्लेक्सर क्रैक डेवलप होती है। तो अब इस चीज को मैं शो भी कर देता हूं आपको। सबसे पहले जो क्रैक डेवलप होता है हमारी बीम के अंदर वो फ्लेक्सर क्रैक डेवलप होता है, और ग्रेजुअली ये प्रोपोगेट करता जाता है कहां पे, वेब शेयर क्रैक के अंदर। सो ग्रेजुअली इट प्रोपोगेट्स टुवर्ड्स द वेब शेयर क्रैक। इस चीज को भी डायग्राम के फॉर्म में बता देता हूं। दिस पॉइंट कैन आल्सो बी अंडरस्टूड इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम।
तो जो सबसे पहले डेवलप होगा उसका कलर रोटेशन कुछ और होगा, जो बीच में डेवलप होंगे उनका कलर रोटेशन में चेंज कर दूंगा, और जो वेब शेयर क्रैक्स होंगे उनका कलर रोटेशन भी बदल दूंगा। तो आपको ये पता चलेगा कि क्रैक्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, हाउ द क्रैक्स आर गेटिंग डेवलप्ड। तो सबसे पहले कौन से क्रैक्स डेवलप होते हैं हमारे, सबसे पहले डेवलप होते हैं फ्लेक्सर क्रैक। सो दीज आर अवर फ्लेक्सर क्रैक। रेफरेंस के लिए लाइन बना दी, मिड स्पैन, न्यूट्रल एक्सिस, फॉर रेफरेंस दिस इज बीइंग शोन। तो रेफरेंस लाइन बना दी। अब हमें बात करनी है फ्लेक्सर क्रैक्स की। सो दीज आर दी फ्लेक्सर क्रैक्स। तो सबसे पहले ये डेवलप होता है फ्लेक्सर क्रैक। अब फ्लेक्सर क्रैक धीरे धीरे प्रोपोगेट करते हैं कहां पर, न्यूट्रल एक्सिस की तरफ। इनको टेक्निकली क्या बोलते हैं, इनको टेक्निकली बोला जाता है फ्लेक्सर शेयर क्रैक। सो दीज आर टेक्निकली टर्म्ड एज फ्लेक्सर शेयर क्रैक। इनको हम फ्लेक्सर क्रैक बोलते हैं एंगल 45 से लेकर 90 के बीच में। सो दिस एंगल इज इन बिटवीन 45 टू 90 डिग्री। सो दीज आर अवर फ्लेक्सर शेयर क्रैक। धीरे धीरे एंगल कम होती जा रही है, 45 डिग्री को अप्रोच कर रही है, और फाइनली जब सपोर्ट पे पहुंच जाओगे, जब सपोर्ट पे पहुंच जाओगे तब एंगल कितना निकल के आ जाता है, 45 डिग्री निकल के आ जाता है। और ये हमारे क्या होते हैं, दीज आर अवर वेब शेयर क्रैक्स। तो अब डायग्राम में मार्क करके दे देता हूं। तो इन डायग्राम ऑल्सो इट कैन बी मार्क्ड। नीली पेन, ये हमारी नीली पेन है, ये हमारे फ्लेक्सर शेयर क्रैक है। फिर लाल पेन, लाल पेन, ये हमारे शेयर क्रैक्स है। दीज आर अवर शेयर क्रैक्स। अब अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले भैया। इफ एनीबडी हैज डाउट फ्रॉम दिस मे आस्क। मैंने अपनी तरफ से पूरी चीज एक्सप्लेन कर दी है। आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरी पॉइंट। तो सबसे पहले डेवलप होता है फ्लेक्सर क्रैक। सो फ्लेक्सर क्रैक जोन बोल सकते हो इसे आप। सो फ्लेक्सर क्रैक्स। फिर इसके बाद डेवलप होते हैं हमारे फ्लेक्सर शेयर क्रैक। सो फ्लेक्सर शेयर क्रैक, फ्लेक्सर शेयर क्रैक, दिस इज ऑल्सो फ्लेक्सर शेयर क्रैक रीजन। ये भी हमारा फ्लेक्सर शेयर क्रैक रीजन है। और फाइनली हमारा ये शेयर क्रैक रीजन है। दीज आर अवर शेयर क्रैक्स। ये सबसे लास्ट में डेवलप होते हैं। दीज आर अवर शेयर क्रैक्स रीजन। तो ये हमारे शेयर क्रैक्स है। क्लियर है पूरी स्टोरी? रिपीट करना है इस पहले कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? कोई सा भी स्टेप रिपीट करना हो इस पूरी बात में से? चलो आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इन क्रैक्स के बिहाफ पे ही हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेलियर भी होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ क्रैक्स वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेलियर। अब क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेलियर? फर्स्ट इज नोन एज डायगोनल टेंशन फेलियर। कल मैंने आपको बताया था डायगोनल टेंशन क्या होती है। कल मैंने ये डिस्कस किया था डायगोनल टेंशन क्या होती है, कहां डेवलप होती है, सपोर्ट पे। तो सपोर्ट पे जो हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेस डेवलप हो जाती है उसको मैं क्या बोलता हूं, डायगोनल टेंशन बोलता हूं। तो डायगोनल टेंशन फेलियर कब डेवलप होता है? डायगोनल टेंशन फेलियर हमारे बीम में तब निकल के आएगा जब शेयर फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो और बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो, बहुत कम हो। ये सपोर्ट्स पे मिलता है हमें। डायगोनल टेंशन फेलियर में क्या डेवलप हो जाता है, हमारा शेयर क्रैक डेवलप हो जाता है। इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ शेयर क्रैक एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। सो फर्स्ट टाइप ऑफ फेलियर, इफ शेयर क्रैक्स आर डेवलप्ड, दिस इज नोन एज व्हाट, डायगोनल टेंशन फेलियर। तो शेयर क्रैक डेवलप हुआ, इसका मतलब इस फेलियर को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल टेंशन फेलियर बोलेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ फेलियर इज व्हाट, फ्लेक्सर शेयर फेलियर। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ फेलियर इज फ्लेक्सर शेयर फेलियर। अब फ्लेक्सर शेयर फेलियर कब होता है? फ्लेक्सर शेयर फेलियर तब होता है जब मेरा बेंडिंग मोमेंट ज्यादा हो और शेयर फोर्स क्या हो, कम हो। ये कहां पर होता है? ये हमारे मिड स्पैन के आसपास वाले रीजन में होता है। यहां पर जो क्रैक्स होते हैं वो नॉर्मली 90 डिग्री या उसके आसपास के एंगल पे होते हैं। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? दिस टाइप ऑफ फेलियर इज नोन एज फ्लेक्सर शेयर फेलियर। तो ये दोनों फेलियर तो समझ में आते हैं, पर सबसे खतरनाक फेलियर क्या होता है, डायगोनल कंप्रेशन फेलियर।
और ये भी मैंने आपको कल बना के दिखाया था। मेरे सपोर्ट पे जो दो एलिमेंट बने थे, मेरे सपोर्ट पे जो एलिमेंट बना था, इसके दो प्रिंसिपल स्ट्रेस दिखाए थे मैंने आपको। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस ये क्या था, टेंसाइल। दूसरा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या था, कंप्रेसिव था। अगर वो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस जिसका नेचर कंप्रेसिव था, अगर कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को एक्सीड कर जाता है, तो आपके सपोर्ट के ऊपर क्रशिंग हो जाएगी कंक्रीट की। इट विल लीड टू द क्रशिंग ऑफ द कंक्रीट। तुम्हारा कंक्रीट क्रश कर जाता है सपोर्ट पे, इसको हम बोलते हैं डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। ये कब होता है, जब लार्ज फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो। तो अब क्रैक डेवलप नहीं हुआ है, अब कंक्रीट की क्रशिंग हो गई है। कहां पर, वेयर शेयर फोर्स इज मोर। क्लियर है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द फेलियर्स व्हिच आर ऑब्जर्व्ड इन अवर बीम। इनके नाम लिख देता हूं, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी है, एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन। कहां पर डेवलप होता है वो भी आपको बता दूंगा। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेलियर। तीनों फेलियर में से कोई सा ही पॉइंट रिपीट कर रहा हूं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेलियर। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेलियर। So different types of failure. The first of the failure is termed as what? पहला failure क्या है हमारा? The first of the failure is termed as diagonal tension failure. Diagonal tension failure कब होता है ये? तो लिख दिया एक लाइन में, occurs when shear force is more than the bending moment. shear stress ज्यादा हो। So occurs when shear stress is much greater than what? Bending stress. ब्रैकेट में लिखा सपोर्ट्स पे, तो सपोर्ट्स पे कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना उसमें से समझना है। लो डायग्राम बना के दे दिया। अब डायग्राम पूरा नहीं बना रहा मैं, अब इतनी हिम्मत नहीं है मेरे में कि मैं आपको हर चीज के लिए पूरी कंप्लीट बीम बना के दूं और डायग्राम बना के दूं और समझाऊं उस चीज को। तो मैंने बस रेफरेंस के लिए आपको बना के दिखाना है, तो रेफरेंस के लिए इतना सफिशिएंट है। तो ये मैंने बीम बनाई, दिस इज द बीम व्हिच इज बीइंग शोन टू यू। ये हमारी रीइंफोर्समेंट है, ये हमारे डायगोनल टेंशन फेलियर है। क्रैक डेवलप हो गया हमारा, ये दिस इज द क्रैक व्हिच इज बीइंग डेवलप्ड। तो फर्स्ट टाइप ऑफ फेलियर। द सेकंड टाइप ऑफ फेलियर, दूसरे तरह का फेलियर क्या होता है हमारा, फ्लेक्सर शेयर फेलियर। द सेकंड टाइप ऑफ फेलियर इज फ्लेक्सर shear failure. This is second type of failure. कब occur करता है, occurs when bending stresses are more than shear stresses. occur when bending stresses are more than shear stresses. जब bending stress shear stress से क्या हो, ज्यादा हो। कहां पर मिलता है ये, नियर मिड स्पैन रीजन। तो मिड स्पैन के आसपास मिलता है आपको। समझाने के लिए फिर से बीम बना के दिखा सकता हूं। For understanding point of view, again the beam can be drawn. For your reference, ये हमारी बीम है, ये सपोर्ट है, this is the support. ये हमारी reinforcement है, this is the reinforcement. ये आपको कहाँ मिलेगा, where you will find this crack, ये बीच में कहीं पे मिलेगा। एंगल कितना होता है, 45 डिग्री से ज़्यादा होता है, 90 डिग्री से कम होता है। तो इनिशियल एंगल तो 90 डिग्री होगी जहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस है, पर अगर जनरल एंगल की बात करोगे 90 डिग्री से कम, 45 डिग्री से ज्यादा। सो दिस टाइप ऑफ फेलियर इज नोन एज व्हाट, फ्लेक्सर शेयर फेलियर। इसको फ्लेक्सर शेयर फेलियर बोला जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है हमारा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फेलियर इन द बीम व्हिच इज बीइंग फाउंड इज नोन एज डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। इसको मुझे आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा। एक्सप्लेन तो इनफैक्ट कर ही दिया है, डायग्राम भी ढंग से बना के देना पड़ेगा मुझे इसका। सो थर्ड टाइप ऑफ फेलियर इज, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सबसे, डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। अगर इसका ध्यान नहीं दिया आपकी कंक्रीट क्रश कर जाएगी। सो डायगोनल कंप्रेशन फेलियर, डायगोनल कंप्रेशन फेलियर कब अकर करता है ये, कब अकर करता है ये, बिकॉज ऑफ द लार्ज शेयर फोर्स। मिड स्पैन पे क्रैक की इनिशिएशन कहां से स्टार्ट होती है, बॉटम से स्टार्ट होती है। या सबसे पहले क्रैक कहां डेवलप होगा, फ्लेक्सर क्रैक पीछे बना के तो दिखाया है ये लो। तो मिड स्पैन पे बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा, तो मिड स्पैन पे डेवलप होगा सबसे पहला फ्लेक्सर क्रैक। कहां पे डेवलप होगा, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कहां पे, एक्सट्रीम फाइबर पे सबसे पहले क्रैक वहां डेवलप होगी। तो पहली क्रैक वहीं डेवलप होती है। सो अकर्स व्हेन शेयर फोर्स बहुत ज्यादा है। तो डायगोनल कंप्रेशन फेलियर तब अकर करता है जब शेयर फोर्स की वैल्यू क्या हो, बहुत ज्यादा निकल के आ जाए।
तो जब हम बोलेंगे shear stress is much much greater than what? Bending stress. तो shear stress is much much greater than bending stress. जहां पर supports पे it is characterized with what? Crushing of the concrete. It is characterized with crushing of the concrete. Concrete crush कर जाती है. Characterized with crushing of the concrete. Crushing of concrete. So it is characterized with crushing of the concrete. In beam. Crushing of the concrete in beam. कहाँ पे crushing of the concrete in beam? Which are reinforced heavily against shear. तो ये चीज आपको तब मिलेगी जब आपने हैवी रीइंफोर्समेंट दे रखी है किसकी? शेयर की. इसका मतलब ये हुआ कि शेयर रीइंफोर्समेंट एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा भी नहीं करेंगे. अगर शेयर रीइंफोर्समेंट आपने एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा किया, इसका इंपैक्ट आपका कंक्रीट क्रश भी कर सकता है. योर कंक्रीट में क्रश ऑल्सो. कहां क्रश करता है वो बना के दिखा देता हूं. ये हमारा सपोर्ट है. तो इस बार क्रैक डेवलप नहीं हुआ है. सो नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्रैक. पीछे में क्रैक दिखा रहा था हरे कलर से. क्रैक्स पर शोन बाय द ग्रीन कलर. अब मैं आपको कंक्रीट की क्रशिंग दिखा रहा हूं कि कंक्रीट क्रश कर गया है ये. सो इट विल लीड टू द क्रशिंग ऑफ द कंक्रीट. तो कंक्रीट क्रश कर जाएगा. तो ये क्रशिंग दिखा रखी है मैंने कंक्रीट की. तो और कोई तरीका है नहीं शो करने का, मैंने इस तरीके से दिखा दिया. सो दिस इज क्रशिंग ऑफ द कंक्रीट. सो दिस इज टर्म्ड एज डायगोनल कंप्रेशन फेलियर. ये हमारा डायगोनल कंप्रेशन फेलियर है. कोई सा भी पॉइंट रिपीट करना उसमें से. तो 3 तरह के क्रैक बता दिए आपको. वेब शेयर क्रैक, फ्लेक्सर क्रैक और फ्लेक्सर शेयर क्रैक. 3 तरह के फेलियर बता दिए. पहला डायगोनल टेंशन फेलियर, दूसरा फ्लेक्सर शेयर फेलियर, तीसरा डायगोनल कंप्रेशन फेलियर. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात शेयर की. शेयर ट्रांसफर मैकेनिज्म क्या होती है. कहने का मतलब है जब बीम में शेयर डेवलप होता है, इसको रेजिस्ट कैसे करती है बीम. हाउ इट इज बीइंग रेजिस्टेड बाय द बीम. ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन जाता है. दिस बिकम्स अवर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन. इसको टेक्निकली क्या बोल देते हैं? शेयर ट्रांसफर मैकेनिज्म. यहीं से आगे वाले पूरे टॉपिक का कंसेप्ट डेवलप होता है. फ्रॉम हियर ओनली द एंटायर कंसेप्ट ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक इज बीइंग डेवलप्ड. नोट करो इसे, फिर आगे चलते हैं. क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी. Excessive reinforcement will make safe against tension failure, but make vulnerable allowing for compression failure. ठीक है. How to prevent this type of failure. अभी तो बात ही खत्म नहीं हुई, अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है. तो फेलियर बचाने की बात कहां से निकल के आ गई. मतलब ये आगे आगे जाने का भूत कैसे निकल के आता है. मतलब मैं धीरे धीरे चल रहा हूं आगे, इनको तेज भगने की जरूरत पड़ती है. इसका एंगल 45 डिग्री के आसपास से होगा. हाँ, नोट कर लिया सबने? हैज एवरीवन नोटेड? चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो शेयर ट्रांसफर है, इसकी मैकेनिज्म क्या निकल के आती है. व्हाट द मैकेनिज्म ऑफ दिस शेयर ट्रांसफर. तसल्ली से बैठ के सुनना, डाउट खूब आएंगे इसके अंदर नहीं तो.
तसल्ली से बैठ के सुनना कि शेयर ट्रांसफर मैकेनिज्म क्या है, कि हाउ द शेयर इज बीइंग ट्रांसफर्ड इन द बीम. सो शेयर ट्रांसफर मैकेनिज्म, शेयर ट्रांसफर मैकेनिज्म. जब मेरी बात खत्म हो जाए उसके बाद डाउट पूछ लेना. मैं बीच में बोल दूंगा कि अब मेरी बात खत्म हो गई है. इसमें अगर किसी को डाउट पूछना है तो पूछ लो अब इसके बाद. पर जब तक मेरी बात खत्म नहीं होती चुपचाप बैठ के सुनते रहना सारी चीजों को, क्योंकि सारी चीजों को बताने में टाइम लगेगा मुझे. इट विल कंज्यूम टाइम. तो मैंने बीम को और मैग्नीफाई करके दिखाया है. आई हैव फर्दर मैग्नीफाइड द बीम. तो यूडीएल, so beam is subjected to UDL. तो बीम is subjected to UDL. फिर बीम को तोड़ा हुआ है तो टूटी हुई बीम भी दिखाई है आपको. जहां से बीम क्रैक हो गई है वो भी आपको दिखा दिया अलग से. फ्रॉम वेयर द बीम इज क्रैक्ड दैट इज आल्सो बीइंग शोन टू यू. ये हमारा सपोर्ट रिएक्शन है. दिस इज अवर सपोर्ट रिएक्शन. देन दिस इज द रीइंफोर्समेंट. ये रीइंफोर्समेंट लगी हुई है हमारी, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट. दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट व्हिच इज बीइंग प्रोवाइडेड. तो ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट है. दीज आर द रिब्स व्हिच आर बीइंग शोन टू यू. ये रिब्स मैंने आपको बना के दिखा दिए. यहाँ पर यूनिफॉर्म एंड है, यहाँ पर ये रीइंफोर्समेंट भी टूटी हुई है. अब जाके मेरी पूरी पिक्चर कंप्लीट हुई है. नाउ द एंटायर पिक्चर इज कंप्लीट. अब क्या बोलती है पूरी कहानी? पूरी कहानी ये बोलती है जब आप अपने बीम को लोड करते हो, सो दिस इज WL/2 रिएक्शन की वैल्यू. सो रिएक्शन इज WL/2. ऊपर लोडिंग हमारी W है, आगे बीम अभी और पड़ी हुई है. तो इसके आगे भी बीम है, उस बीम को मैंने बनाया नहीं है अभी. आई हैव नॉट ड्रॉन दैट बीम. तो वो बीम छूटी हुई है अभी आगे. सो इट इज बीइंग लेफ्ट आउट. मुझे इसको कंसिडर नहीं करना. आई डोंट हैव टू कंसिडर दिस. तो जब मैं इस बीम के ऊपर लोड अप्लाई करता हूं उसमें शेयर डेवलप हो जाता है. इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ शेयर इन इट. अब इस शेयर को रेजिस्ट कौन कौन करता है? व्हाट रेजिस्ट द शेयर इन इट? तो उसमें शेयर निकाल सकते हो आप किसी भी सेक्शन पे. शेयर क्या होता है? समेशन ऑफ द फोर्सेस. तो किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे जो भी टोटल फोर्स लग रहा है, किसमें? जो भी टोटल फोर्स लग रहा है किसमें? लेटरल डायरेक्शन के अंदर. वो क्या डेवलप करा के दे देगा? शेयर डेवलप करा के दे देगा. तो आप क्या निकाल सकते हो? समेशन ऑफ दीज फोर्सेस कैन बी कंप्यूटेड. ये लेटरल फोर्सेस है, आप ये निकाल सकते हो, या ट्रांसवर्स डायरेक्शन बोल सकते हो. ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है. दिस इज अवर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन. तो जो भी समेशन ऑफ फोर्स लग रहा है हमारा परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, वो शेयर डेवलप कराएगा. उस शेयर को रेजिस्ट कौन कौन करता है? व्हाट विल रेजिस्ट दैट शेयर? अब मैं उसकी बात कर रहा हूं कि शेयर के रेजिस्टेंस कौन कौन करेगा. पहला कंपोनेंट जो कंक्रीट अनक्रैक्ड है, द कंक्रीट व्हिच इज अनक्रैक्ड. तो अभी जो मैंने x की वैल्यू ले रखी है, अच्छा ये भी बता देता हूं. अभी x L/2 से छोटा है आपके रेफरेंस के लिए. इसका अंदर शेयर का डायरेक्शन क्या निकल के आएगा? ये x L/2 से छोटा है, तो जो मेरी शेयर फोर्स है वो किस डायरेक्शन में? अभी इसका मैं अगर शेयर फोर्स डायग्राम बनाऊं, शेयर कहां निकल के आएगी? अपर डायरेक्शन में निकल के आएगी, पॉजिटिव. तो अगर मैं कोई सा भी सेक्शन कंसीडर करूंगा, शेयर फोर्स कहां लग रही है? अपर डायरेक्शन में लग रही है यहाँ पे. तो इसको रेजिस्ट कौन कर रहा है? इसको रेजिस्ट पहले कंक्रीट का अनक्रैक्ड पोर्शन. तो पहला मैकेनिज्म जिससे जो शेयर डेवलप हुई बीम में, जो शेयर डेवलप हुई बीम में, मैं वो भी ग्रीन कलर से बना के दिखा देता हूं. आई एम शोइंग दैट वाया ग्रीन कलर. तो ये हमारी शेयर है टोटल. ये हमारी टोटल शेयर है जो बीम में डेवलप हुई है. इसको मैंने मैग्नीफाई करके लिख दिया. आई मैग्नीफाइड दिस. इनफैक्ट इसका आप मैग्नीट्यूड भी बता सकते हो. इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? WL/2 माइनस WX. ये हमारी शेयर है. तो उसको रेजिस्ट कौन करता है? पहला कंक्रीट का अनक्रैक्ड पोर्शन. इसमें क्रैकिंग नहीं हुई है, मैंने जो क्रैक्ड पोर्शन है वो अलग से बना के दिखाया है. तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं? मैं इसको बोल सकता हूं VCZ, अनक्रैक्ड पोर्शन ऑफ द कंक्रीट. तो पहला जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है कंक्रीट के बीम में अगेंस्ट शेयर, वो अनक्रैक्ड पोर्शन से निकल के आता है. अब कुछ पोर्शन क्रैक हो गया नीचे. कौन सा? न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्रैक डेवलप हो गए. जैसे ही हमारी कंक्रीट क्रैक्ड हो जाएगी, अब रेजिस्टेंस डेवलप होगी किसकी वजह से? एग्रीगेट इंटरलॉकिंग की वजह से. तो एग्रीगेट आपस में इंटरलॉक्ड है. एग्रीगेट आपस में इंटरलॉक्ड है, इनके बीच में रेजिस्टेंस डेवलप हुई. ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है. इट मे बी इन आर्बिट्री एनी डायरेक्शन. तो ये आर्बिट्री किसी भी डायरेक्शन में है, पर इसका मैं वर्टिकल कंपोनेंट लूंगा, ये मुझे क्या ऑफर करेगा? इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट लिया, ये मुझे रेजिस्टेंस ऑफर करेगा अगेंस्ट शेयर. इट मींस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट इंटरलॉकिंग. तो उसको मैं लिख सकता हूं VAY. तो दूसरी रेजिस्टेंस जो अगेंस्ट शेयर निकल के आती है वो क्या है? वो निकल के आती है
vertical component of aggregate interlocking. This is the second resistance offered by the beam. तीसरी रेजिस्टेंस जो ऑफर करती है वो करती है लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट। तो हमारी ये लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट लगी हुई है, तो जो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट है ये भी रेजिस्टेंस ऑफर करती है अगेंस्ट शेयर बाय डबल एक्शन। So third resistance which is being offered by the beam against shear is by dowel action. Dowel action मतलब जो किसने रेजिस्टेंस ऑफर करी, मेन रीइंफोर्समेंट नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट है। तो ये तीन कंपोनेंट तो जो रेजिस्टेंस के निकल के आए कंक्रीट के बीम के, कौन कौन से, अनक्रैक्ड सेक्शन, एग्रीगेट इंटरलॉकिंग का जो वाई कंपोनेंट है, और जो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट का डबल एक्शन है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंक्रीट अगेंस्ट शेयर in which shear reinforcement is not provided। तो जब मैं इन तीनों कंपोनेंट को जोड़ दूंगा, इसे क्या बोला जाता है, shear resistance of the section without shear reinforcement। shear resistance of the section without any shear reinforcement। अब आप अपनी बीम के अंदर shear reinforcement भी दे सकते हो। तो मैंने अपनी बीम के अंदर shear reinforcement दी हुई है, तो ये मैंने shear reinforcement आपको बना के दिखाई। तो ये जो वर्टिकल लाइनें बना रहा हूं मैं, ये क्या है, ये वर्टिकल लाइनें हमारी shear reinforcement है। These vertical lines which are I am showing, these are what? These are the shear reinforcement। ये हमारी shear reinforcement है। तो shear reinforcement भी क्या ऑफर करेगी, तो shear reinforcement भी क्या ऑफर करेगी, shear resistance ऑफर करेगी। So this is the shear resistance offered by shear reinforcement। इसका मतलब ये हुआ जो टोटल reinforcement होती है हमारी, जो टोटल रेजिस्टेंस होती है हमारी, वो किसकी वजह से आती है। तो अगर मैं बोलूं टोटल रेजिस्टेंस, ब्लू कलर से लिख रहा था, तो टोटल रेजिस्टेंस अगेंस्ट शेयर VU, जिसको बोलते हैं नॉमिनल शेयर, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, शेयर रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अनक्रैक्ड पोर्शन ऑफ द कंक्रीट प्लस शेयर रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट इंटरलॉकिंग प्लस शेयर रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट वाया डबल एक्शन। इन तीनों को जोड़ा, ये शेयर रेजिस्टेंस है बीम की विदाउट शेयर रीइंफोर्समेंट। और अगर आपने शेयर रीइंफोर्समेंट भी दे रखा है तो उसकी भी क्या निकल के आ जाएगी, रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगी। अगर मैं आपको इनका कंट्रीब्यूशन बताऊं, इसका कंट्रीब्यूशन होता है रेजिस्टेंस के अंदर 20 से 40%। तो ये चीज भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा वो। तो जो अनक्रैक्ड पोर्शन है कंक्रीट का, वो 20 से 40% रेजिस्टेंस ऑफर करता है। जो एग्रीगेट इंटरलॉकिंग का वर्टिकल कंपोनेंट है, ये 30 से लेके 50% आपको रेजिस्टेंस ऑफर करके दे देगा। जो डबल एक्शन है वो 20 से लेके 40% आपको रेजिस्टेंस ऑफर करके दे देगा। क्लियर है पूरी कहानी। तो ये रिलेटिव प्रोपोर्शन निकल के आ गया। तो जब शेयर आता है बीम के ऊपर, या जब शेयर एक्ट होता है बीम के ऊपर, इसको कौन रेजिस्ट करता है, इसको ये चारों चीजें मिलकर रेजिस्ट करती हैं। क्लियर है पूरी कहानी। इनकी जो प्रोपोर्शन है, मैंने रेंज लिखी है, मैंने सबकी रेंज लिखी हुई है, तो इनकी कितनी प्रोपोर्शन होगी शेयर को रेजिस्ट करने में, ये डिपेंड कर जाता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। So relative proportion of the various mechanism for resistance of the shear depends upon several conditions। जैसे लोडिंग स्टेज क्या है आपकी, एक्सटेंट ऑफ क्रैकिंग कितनी है, कौन सा एग्रीगेट यूज किया हुआ है आपने, ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शंस क्या है हमारे बीम के, और मटेरियल कौन सा यूज किया हुआ है। ये सारी बातें मिलकर डिसाइड करेंगी कि जो प्रोपोर्शंस हैं हर कंपोनेंट की, वो कितनी निकल के आती है। तो इस पॉइंट को मैं अभी आगे लिख दूंगा और फिर एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन सा मैकेनिज्म सबसे पहले डेवलप होता है, कौन सा मैकेनिज्म बाद में डेवलप होता है। पर अभी के लिए मैं क्या बता सकता हूं, अभी के लिए मैं आपको ये बता सकता हूं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है कहीं मिले नहीं आपको ये चीज। सो द रिलेटिव proportion of various mechanisms, the relative proportion of various mechanism component depends on पहली चीज लोडिंग स्टेज। अभी लोडिंग की स्टेज क्या चल रही है, मतलब बताता हूं अभी सबका आपको मैं। इट डिपेंड्स अपॉन लोडिंग स्टेज, इट डिपेंड्स अपॉन एक्सटेंट ऑफ क्रैकिंग, ये डिपेंड कर जाएगा कितना क्रैक डेवलप हो गया है, तो एक्सटेंट ऑफ क्रैकिंग। इट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ एग्रीगेट यूज्ड, ये डिपेंड कर जाएगा आपने एग्रीगेट कौन से यूज कर रखे हैं। शेयर रेजिस्टेंस बाय अनक्रैक्ड कंक्रीट, फिर मैंने लिखा था VAY, दिस इज शेयर रेजिस्टेंस बाय वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट इंटरलॉकिंग।
of aggregate interlocking then VD is Dowell force in tension reinforcement. Dowell force in tension reinforcement. और VS क्या है हमारी? shear resistance by shear reinforcement. तो shear resistance by, भाई मैंने बस लिख ही रहा था, रिपीट बोला तो है ही नहीं मैंने कुछ, मैंने कोई नई चीज नहीं बोली, मैं बस सबका मतलब लिख रहा था, क्या रिपीट करूं उसके अंदर? जो पीछे मैंने नाम बताए थे आपको, उन नामों का मतलब लिख दिया कि VCZ का मतलब है shear resistance by uncracked concrete, VAY का मतलब है shear resistance by the vertical component of the aggregate interlocking, VD का मतलब है Dowell force in tension reinforcement और VS का मतलब है shear resistance by shear reinforcement. तो ये बात तो मैंने पीछे बता दी थी, यहाँ पर बस मैंने नाम लिख दिया. अब मैं अपनी डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ. नाउ आई एम स्टार्टिंग द डिस्कशन कि कौन सा मैकेनिज्म पहले आता है, कौन सा मैकेनिज्म बाद में आता है. तो अब अगर लैब हट गया हो तो बता देना, तो मैं अपनी कहानी स्टार्ट करूँ. लैग गायब है कि लैग अभी भी अवेलेबल है? मेरे को तो दिख रहा है सब कुछ साफ साफ क्लियर है. हट गया, चलो हट गया. अब स्टार्ट करते हैं पूरी कहानी. जब तक फ्लेक्सर क्रैक डेवलप नहीं होता, जो भी शेयर रेजिस्टेंस आता है वो किसकी वजह से आता है? अनक्रैक्ड पोर्शन ऑफ कंक्रीट की वजह से आता है. सो अप टू एन एक्सटेंट फ्लेक्सर क्रैक इज डेवलप्ड, up to an extent flexure crack is developed, the entire resistance against shear is offered by the uncracked portion of the concrete. पूरी की पूरी रेजिस्टेंस कौन ऑफर करता है? अनक्रैक्ड पोर्शन ऑफ कंक्रीट ऑफर करता है. क्लियर है? अब एक बार जब फ्लेक्सर क्रैक डेवलप हो जाती है, वंस दी फ्लेक्सर क्रैक इज डेवलप्ड, एग्रीगेट इंटरलॉकिंग का वाई कंपोनेंट और डॉवल एक्शन दोनों आ जाते हैं एक साथ. सो बोथ विल कम साइमल्टेनियसली. दोनों में से अगर पहले की बात करोगे, एग्रीगेट इंटरलॉकिंग पहले आती है. तो सबसे पहले फ्लेक्सर क्रैक डेवलप होगा. फ्लेक्सर क्रैक तब तक डेवलप नहीं हुआ, तब तक रेजिस्टेंस कौन दे रहा है? अनक्रैक्ड पोर्शन दे रहा है. जब फ्लेक्सर क्रैक डेवलप हो गए तो एग्रीगेट इंटरलॉकिंग ने रेजिस्टेंस ऑफर कर दी, क्योंकि अब एग्रीगेट इंटरलॉकिंग प्ले में आ जाएगी. उसके बाद डॉवल एक्शन पिक्चर में निकल के आ जाता है. देन डॉवल एक्शन कम्स इनटू द पिक्चर. और जब डायगोनल टेंशन क्रैक डेवलप हो जाते हैं, व्हेन द शेयर क्रैक्स आर डेवलप्ड, तब शेयर रेजिस्टेंस बाय शेयर रीइंफोर्समेंट भी पिक्चर में आ जाती है. देन शेयर रेजिस्टेंस बाय शेयर रीइंफोर्समेंट कम्स इनटू द पिक्चर. इसका मतलब जब मेरा शेयर क्रैक डेवलप होगा, चारों के चारों मैकेनिज्म शेयर को रेजिस्ट कर रहे होंगे. All four mechanism will be resisting the shear reinforcement. क्लियर है चीज? रिपीट करना है उसमें से कुछ भी, कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? क्लियर है यहाँ तक की कहानी? चले, अब मैंने एक नई टर्म यूज करी, डॉवल एक्शन. पीछे मैंने एक नया टर्म यूज करा था, डॉवल फोर्स इन टेंशन रीइंफोर्समेंट. अब क्या होता है ये डॉवल फोर्स इन टेंशन रीइंफोर्समेंट? मैं इस बात को अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट इज डॉवल फोर्स इन टेंशन रीइंफोर्समेंट. स्पेसिफिकली इस चीज को मैं अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये डॉवल फोर्स होती क्या है. व्हाट इज दिस डॉवल फोर्स कमिंग इनटू द पिक्चर? अभी डायग्राम को विजुलाइज करना है. डायग्राम मेरा किसके अंदर है? ये मेरा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, वर्टिकल प्लेन के अंदर डायग्राम देख रहे हो आप. सो यू आर ऑब्जर्विंग द डायग्राम इन वर्टिकल प्लेन्स. दिस इज माय टेंशन रीइंफोर्समेंट. तो ये मेन रीइंफोर्समेंट हमारी बेंड करके दिखाई है मैंने आपको. इसका काम क्या है? टेंसाइल स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करना. तो इसका काम है टेंसाइल स्ट्रेस को रेजिस्ट करना. तो अभी हमने डिस्कस किया कि जब तक फ्लेक्सर क्रैक डेवलप नहीं हुआ, रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय अनक्रैक्ड पोर्शन ऑफ कंक्रीट. पर जब फ्लेक्सर क्रैक डेवलप हो जाती है, तब कौन पिक्चर में आ जाता है? लेट अस सपोज ये हमारी फ्लेक्सर क्रैक है. इफ दिस इज अवर फ्लेक्सर क्रैक, हु कम्स इनटू द पिक्चर? जैसे फ्लेक्सर क्रैक डेवलप होगी, एग्रीगेट इंटरलॉकिंग पिक्चर में आ जाती है. तो एग्रीगेट इंटरलॉकिंग का जो वाई कंपोनेंट है,
एग्रीगेट इंटरलॉकिंग पिक्चर में आई। इसका जो वाई कंपोनेंट है वो शेयर को रेजिस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। पर धीरे धीरे इस क्रैक की जो पेनिट्रेशन है बढ़ती चली जाती है। ग्रेजुअली दी पेनिट्रेशन ऑफ द क्रैक इंक्रीजेस। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे हमारा क्रैक क्या कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट के पास पहुंच जाता है। तो लेट्स सपोज ये हमारा क्रैक है, ये क्रैक पहुंच गया कहां पर, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट के पास। एज सून एज दिस क्रैक रीचेस द लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, तो जैसे जैसे ये क्रैक बड़ा हुआ, तो ये क्रैक को बढ़ते हुए दिखाया और मैंने लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट क्रॉस करते हुए दिखा दिया। सो दिस क्रैक इज क्रॉसिंग द लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट। इसका मतलब ये है कि एग्रीगेट ने जितना भी लोड कैरी कर रखा था, जितने भी शेयर को रजिस्ट कर रखा था, वो ट्रांसफर कर देता है किसके ऊपर, वो ट्रांसफर कर देता है हमारे लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट के ऊपर, जिसकी वजह से लोकल बेंडिंग भी हो जाती है और शेयर भी डेवलप हो जाता है। ये रीइंफोर्समेंट अब उस शेयर को रजिस्ट कर रहा होता है बाय एन एक्शन विच इज नोन एज डॉवल एक्शन। So dowel action is the mechanism by which shear is being resisted by the longitudinal reinforcement, जिसकी वजह से longitudinal reinforcement हमारे शेयर को रेजिस्ट कर रही होती है। इसको हमने टेक्निकल नाम दे रखा है डॉवल एक्शन। तो इसको मैंने वीडी बोला था, दिस वाज टर्म्ड एज वीडी। क्लियर है पूरी कहानी? फिर एक जानकारी और दी थी आपको, एक जानकारी मतलब जो पहले तीन कंपोनेंट है शेयर रेजिस्टेंस के, इसको जोड़ के हम क्या बोल देते हैं, दिस इज शेयर रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन विदाउट शेयर रीइंफोर्समेंट। तो उसको जोड़ के बोला जाता है शेयर रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन विदाउट शेयर रीइंफोर्समेंट, विदाउट शेयर रीइंफोर्समेंट। और ये डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, it depends upon what, it depends upon percentage of longitudinal steel, it also depends upon grade of concrete। तो ये डिपेंडेंट है किसका, तो ये फंक्शन होता है किसका, तो ये फंक्शन होता है, यानी ये डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, ये डिपेंडेंट होती है ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर। सो डिपेंड्स अपॉन ग्रेड ऑफ कंक्रीट, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट। ये डिपेंड कर जाती है परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट के ऊपर। तो डिपेंड्स अपॉन परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट। इसकी वैल्यू कहां से निकालते हैं हम, इसकी वैल्यू डायरेक्टली हम कोड में से निकालते हैं। इट्स वैल्यू इज डायरेक्टली बीइंग रेफर्ड फ्रॉम द कोड इटसेल्फ। तो कोड में आपको डायरेक्टली इसकी वैल्यू दे रखी है, आप वहां से उठा लोगे। तो कोड में किसकी वैल्यू दे रखी है, कोड में आपको वैल्यू दे रखी है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की। और शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट किन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो डायरेक्टली टेबल दिया हुआ है IS 456 में, आपको डायरेक्टली वो वैल्यू कंसीडर कर लेनी है। पर डिटेल में जाके आपको ये बताया कि कंक्रीट की जो शेयर स्ट्रेंथ निकल के आती है वो इन तीन कंपोनेंट की वजह से निकल के आती है। हाँ, अगर हमारे बीम के अंदर जो शेयर स्ट्रेस है कंक्रीट की शेयर स्ट्रेंथ को एक्सीड कर जाए, तो फिर मुझे क्या देना पड़ जाएगा, मुझे शेयर रीइंफोर्समेंट देनी पड़ जाएगी। देन आई हैव टू प्रोवाइड दी शेयर रीइंफोर्समेंट। क्लियर है? तो फिर हम शेयर रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करते हैं, तब रेजिस्टेंस कौन ऑफर करेगा, तब शेयर रीइंफोर्समेंट भी रेजिस्टेंस ऑफर करने लग जाएगी। देन इट विल आल्सो ऑफर दी रेजिस्टेंस। तो ये शेयर रेजिस्टेंस है विदाउट शेयर रीइंफोर्समेंट, किसके बराबर, टाउ सी इंटू BD के बराबर। सो दिस टाउ सी इंटू BD। तो हम बोल सकते हैं जो हमारी टाउ सी है वो फंक्शन है किसका, ग्रेड ऑफ कंक्रीट का और परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट का। अब जाके मेरी पूरी बात खत्म हुई है। नाउ माय एंटायर स्टोरी इज फिनिश्ड। अब इस पूरी कहानी में अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। नाउ फ्रॉम दिस एंटायर स्टोरी इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क। बस मैंने अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगा के आपको सब कुछ बता दिया है। तो मतलब जो मैक्सिमम जानकारी दे सकता था वो मैंने आपको दे दी है। शेयर रीइंफोर्समेंट क्रशिंग प्रिवेंट करता है भैया, शेयर रीइंफोर्समेंट शेयर को रेजिस्ट करता है। अभी क्या बताया है, ये शेयर ट्रांसफर मैकेनिज्म है। क्रशिंग कहां से आ गई इसके अंदर, शेयर रीइंफोर्समेंट शेयर को रेजिस्ट करता है जो कंक्रीट की शेयर स्ट्रेंथ से ज्यादा हो, विच इज मोर देन द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। डॉवल एक्शन वो एक्शन है जिसकी मदद से लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट शेयर को रेजिस्ट करती है। इट इज द एक्शन बाय विच longitudinal reinforcement resists the shear force। तब कहीं मैंने क्रशिंग यूज नहीं करा होगा पूरे, मतलब आधा घंटा ये मैकेनिज्म बताया है, 15 मिनट ये मैकेनिज्म बताया है, कहीं क्रशिंग वर्ड नहीं निकला होगा मेरे मुंह से।
इसका डाउट क्या है सर? शेयर रीइंफोर्समेंट क्रशिंग प्रिवेंट करता है। भाई फिर क्या सुन रहे थे 15 मिनट यहाँ पे बैठ के? चलिए बाकी अब कल करते हैं, रेस्ट विल डिस्कस टुमारो।